आज हम लोगों को पढ़ना है अमोनिया गैस के विषय में। अमोनिया गैस को हिंदी में भी अमोनिया ही कहते हैं और फॉर्मूला रहता है NH3। अच्छा, अमोनिया गैस में से अगर आपसे कह देता है औद्योगिक विधि द्वारा अमोनिया बनाइए, या व्यापक मात्रा में अमोनिया बनाइए, या बहुत अधिक मात्रा में अमोनिया बनाइए, तो आप अमोनिया गैस को बनाने की हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडिंग भी डाल रखी है कि हैबर विधि द्वारा बनाएंगे, या तो उसी विधि को औद्योगिक विधि भी कहते हैं या उसी विधि को व्यापक विधि भी कहते हैं। देखो, ध्यान देने वाली बात अभी क्या है कि अभी चित्र पर ध्यान मत देना, अभी पहले इसको पढ़ते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि चित्र पर क्या किया गया है। अमोनिया गैस को बनाने के लिए अगर आप हैबर विधि से अमोनिया गैस बना रहे हैं तो बेटा सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं। आपको अमोनिया गैस को बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को 1 और 3 के अनुपात में लेना चाहिए, और बेटा 1 और 3 के अनुपात में लेकर इन गैसों के मिश्रण का दाब लगभग 200 वायुमंडल या 200 ATM और ताप लगभग 500 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की अभिक्रिया है, इसलिए आप उत्प्रेरक के रूप में Fe/MO को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई पूछता है Fe क्या है, उत्प्रेरक, पूछता है MO क्या है, मोलिब्डेनम, जो एक प्रकार का वर्धक है। वर्धक जानते हो ना? अगर नहीं जानते हो तो सुन लो। Fe उत्प्रेरक क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और MO वर्धक क्या करता है कि उत्प्रेरक की क्षमता कम होने पर वर्धक उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है ताकि उत्प्रेरक और भी अच्छे ढंग से कार्य करने लगे। तो 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया गैस बनाई। एक और ध्यान देने वाली बात है, इसको याद करके रखना कि जब भी अमोनिया गैस बनती है तो अमोनिया गैस के बनने में 46.1 किलो जूल प्रति मोल। किलो जूल प्रति मोल का मतलब जानते हो? 1 मोल अमोनिया गैस को बनाने में 46.1 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या थी? ये माइनस का साइन, माइनस का साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जब आप 1 मोल अमोनिया गैस बनाते हो इतनी ऊर्जा की मात्रा मुक्त होती है या उतनी ऊर्जा ये अभिक्रिया देती है। अगर यही अमाउंट प्लस में होता तो आप बताते अमोनिया गैस के 1 मोल को बनाने में अभिक्रिया इतनी ऊर्जा लेती है, लेकिन क्योंकि भैया माइनस का साइन लग रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया जब भी 1 मोल अमोनिया को बनाती है इतनी एनर्जी दे देती है। अच्छा, अगर कोई अभिक्रिया ऊर्जा को देती है तो आप इस अभिक्रिया को याद होगा आप क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। तो इस बात को भी याद रख लेना चाहिए कि ये अभिक्रिया एक प्रकार की क्या है? ऊष्माक्षेपी। अर्थात अमोनिया गैस का निर्माण जब भी होता है, अमोनिया गैस के निर्मित होते समय यह अभिक्रिया ऊर्जा देती है, और ऊर्जा के देने के कारण हमने इसको लिखा है ऊष्माक्षेपी, और दी गई ऊर्जा को हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। अच्छा, ऊर्जा की अमाउंट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने लिख दिया जरूर है यहाँ, लेकिन आप ऊर्जा की मात्रा याद करके रखें बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि अभिक्रिया ऊर्जा देती है, इसलिए ऊर्जा की जो भी अमाउंट आएगी वो ऋणात्मक लिखी जाएगी, बस इतना ध्यान देने लायक होता है। आप यहाँ निगेटिव साथ साइन लगा के एनर्जी भी लिख सकते थे। मैंने बताया कि ऊर्जा को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भैया अभिक्रिया तो हमने करवा लिया, अमोनिया भी बना लिया, और इस बात को भी पता कर लिया कि अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी है क्योंकि अभिक्रिया ऊष्मा दे रही है। अब आगे पढ़ते हैं अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियों का मतलब होता है हम आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां रखें जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से ज्यादा मात्रा में अमोनिया गैस बन सके। अर्थात अगर आपको अमोनिया गैस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनानी है तो आप अभिक्रिया के लिए कौन सी परिस्थितियां रखना ठीक करोगे। तो देखो भैया, मैंने कुछ परिस्थितियां ले रखी हैं। सबसे पहले रखा है उच्च दाब, सेकेंड नंबर पर है निम्न ताप, और तीसरे नंबर पर है उत्प्रेरक और वर्धक को रखा गया है। एक एक स्टेप को सुनते हैं, समझते हैं और फिर आगे पढ़ाई करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है उच्च दाब, कहता है जब भी आप अमोनिया गैस को बना रहे हो हैबर विधि से,
आप अभिक्रिया का दाब सदैव उच्च रखें। अच्छा, दाब उच्च इसलिए भी रखें क्योंकि क्लास 11th में एक आर्टिकल था ला चार्टलियर रूल, या जिसको हिंदी में पढ़ लेते थे ला सातेलिए का नियम। अच्छा, इस नियम के अंतर्गत मैं कुछ लाइनें सुना देता हूं। एक प्रभाव था दाब का प्रभाव। तो कहता था जब भी आप किसी रासायनिक अभिक्रिया का दाब बढ़ा देते हो, अभिक्रिया उस दिशा में तीव्र हो जाती है जिस दिशा में अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या कम होती है। अब देखो जरा, इस अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं को देखो, तो अभिकारक के अणु हैं 3 और 1 4, उत्पाद के अणु कितने हैं 2। तो दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था या अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ जाएगा जहां अणुओं की संख्या कैसी है, कम। तो अणुओं की संख्या तो अमोनिया की तरफ कम है। इसका मतलब है कि जैसे ही दाब बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग अमोनिया की तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्योंकि अभिक्रिया का वेग अमोनिया की तरफ बढ़ेगा, अमोनिया की मात्रा ज्यादा से ज्यादा बनकर तैयार होगी। तो ये हो गया भैया दाब का इफेक्ट। अब कहता है ताप कैसा रहना चाहिए, निम्न। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात टेंशन उत्पन्न कर रही होगी, सर जी कह रहे थे कि ताप निम्न रखो, लेकिन सर जी ने ताप कितना रखा है 500 डिग्री सेल्सियस, क्या ये निम्न ताप है? अरे नहीं भैया, ये तो ताप कैसा है, उच्च है। लेकिन बेटा तुमको हम एक देखो बात बताते हैं, उसको समझो। नाइट्रोजन की आपने क्रियाशीलता के बारे में तो पढ़ ही रखा होगा कि नाइट्रोजन सामान्य ताप पर कभी भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो बेटा नाइट्रोजन का अगर टेम्परेचर हम यहां पर 500 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे तो नाइट्रोजन अभिक्रिया ही नहीं करेगी। और सोचो, अगर नाइट्रोजन अभिक्रिया ही नहीं करेगी तो क्या अमोनिया गैस बन पाएगी? 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटने स्टार्ट होते हैं। अर्थात 500 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम ताप है जब नाइट्रोजन अभिक्रिया करना स्टार्ट करेगी। तो हम लोगों ने ताप को 500 डिग्री सेल्सियस अर्थात नाइट्रोजन के न्यूनतम ही स्तर पर रखा है। अच्छा, अब कोई कहेगा हम 500 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देंगे। बेटा तो नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच बना त्रिबंध कभी टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा नहीं तो कभी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। नाइट्रोजन के बॉन्ड तो टूटने तभी स्टार्ट होते हैं जब टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस कम से कम हो। तो हमने कम से कम टेम्परेचर ही रखा है ताकि कम से कम नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक तो हो जाएं। इसलिए हम इस ताप को कैसा ताप कह रहे हैं, निम्न ताप कह रहे हैं, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर पर तो नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं। और क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड टूट नहीं सकते, अभिक्रिया कभी होने वाली नहीं। तो इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए कम से कम इतना टेम्परेचर तो आपको रखना ही पड़ेगा। इससे कम रखोगे तो अभिक्रिया होगी ही नहीं। तो हमने अभिक्रिया के न्यूनतम ताप पर इसको सेट कर दिया है कि 500 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम ताप है। इसीलिए मैंने उसको कैसा ताप लिखा है, निम्न ताप। लेकिन जितने टेम्परेचर से नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटने लगे, अब उससे ज्यादा टेम्परेचर हमको नहीं करना है, उतने ही कम से कम ताप पर टेम्परेचर को फिक्स कर देना है। अच्छा, उत्प्रेरक और वर्धक के विषय में तो पुरानी बातें जानते हो। उत्प्रेरक क्या करता है, कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कम ऊर्जा में ही करवा देता है और अभिक्रिया का वेग जिससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भैया उत्प्रेरक के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो Fe को। Fe अभिक्रिया में पढ़कर अभिक्रिया के लिए जो देहली ऊर्जा का मान होता है उसे घटा देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और बगल में लिखा MO करे, क्या करेगा बेटा? देखो, जब Fe उत्प्रेरक का कार्य करता रहता है तो काफी देर तक जब Fe उत्प्रेरक का वर्क करता रहता है तो Fe की सरफेस जो होती है अभिकारक अणुओं द्वारा ढकने लगती है। और जब अभिकारक अणुओं द्वारा Fe की सतह ढकने लगती है तो Fe की क्षमता धीरे धीरे घट जाती है। तो हमें यह चाहिए होता है कि Fe की क्षमता को क्या कर दें, बढ़ा दें। तो Fe की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें एक पदार्थ चाहिए होता है जिसका नाम क्या है, मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ाता है। मोलिब्डेनम वर्धक है और वर्धक उत्प्रेरक की क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। भैया ये तो ऐसा है कि उत्प्रेरक काम करते करते थक गया, और जब काम करते करते थक गया तो वो मोलिब्डेनम बन गया क्या, बॉर्नवीटा।
इसने जाकर उत्प्रेरक की ताकत को फिर से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उत्प्रेरक फिर से काम करने लगा। नेक्स्ट नंबर पे, अगर आप उत्प्रेरक और वर्धक की जगह पर Fe और MO को नहीं यूज कर सकते तो बेटा उत्प्रेरक और वर्धक की जगह पे FeO, K2O और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, आप इसको तैयार रखें, लेकिन विशेष तौर से अभिक्रिया में केवल इन्हीं को लिख करके आए। बार बार आप उत्प्रेरक और वर्धक को चेंज करते रहोगे तो कभी कभी तो आपके दिमाग से भी निकल जाएगा। तो तैयार रख सकते हैं दोनों को, लेकिन अभिक्रिया में इसी को लिखेंगे। अब आ जाते हैं, देखो बेटा अब चित्र को समझ लेते हैं थोड़ा सा। इतनी बातों को समझने के बाद देखो मैंने दो पंप लगा रखे हैं पाइप, एक से हम नाइट्रोजन गैस को अंदर भेजेंगे, एक से हाइड्रोजन गैस को, और दोनों का अनुपात कितना रहना है, 1:3। 1:3 का मतलब जानते हो ना, 1 लीटर नाइट्रोजन गैस को जितनी देर में भेजेंगे उतने ही समय में 3 लीटर हाइड्रोजन गैस को भेज देंगे। अर्थात नाइट्रोजन का 3 गुना हाइड्रोजन गैस भेजनी है, और आप इसको भेजोगे अंदर इसको क्या कहते हैं, संपीडक कक्ष। अच्छा, संपीडक कक्ष क्या करता है, संपीडक कक्ष गैसों को आपस में मिलाकर समांगी मिश्रण बना लेता है। समांगी मिश्रण का जानते हो ना, ऐसा भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को पूर्ण रूप से आपस में क्या कर देता है, मिला देता है, और गैसों के दाब को भी बढ़ा देता है, क्योंकि भैया हमें हाई प्रेशर चाहिए। देखो 200 ATM लिखा है। तो संपीडक कक्ष का कार्य है गैसों को अच्छे से मिला देना और गैसों के दाब को बढ़ा करके 200 वायुमंडल कर देना। अब जैसे ही गैसें अच्छी से मिश्रित हो गई और दाब 200 वायुमंडल हो गया, हम गैसों को देखो इस पाइप की सहायता से कौन से कक्ष पर ले जाएंगे, उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक कक्ष पर हम लोगों ने Fe और मोलिब्डेनम को रखा होगा। Fe का चूर्ण और मोलिब्डेनम का चूर्ण, ये चूर्ण करेगा क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में अभिक्रिया कराने में मदद करेगा, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से बनेगी कौन सी गैस, अमोनिया गैस। इस चैम्बर में जो गैसें बनकर तैयार हुई और जो गैसें बची, इन गैसों को हम लोग अगले पाइप से देखो अगले चैम्बर पर भेज देंगे, जल संघनित्र के कक्ष पर। अब जल संघनित्र के कक्ष में जब गैसों को भेजा गया है, एक नोट करने वाली बात क्या है कि सर जी इसमें से अमोनिया गैस जानी चाहिए थी, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से तो अमोनिया बनी है। आपने अमोनिया गैस को तो भेजा ही अंदर, और साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भी अंदर भेजा है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने तो आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बना रखी थी। तो बेटा देखो जरा इसको, क्या ये तीर का निशान रिवर्सिबल नहीं है? रिवर्सिबल का मतलब है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया भी बनती है, और अमोनिया फिर से कौन से रूपों में टूट जाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो जब गैस का पाइप दूसरे चैम्बर की ओर जाया गया तो अमोनिया गैस तो उससे गई ही, और साथ में अमोनिया गैस की वह मात्रा जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट चुकी थी, वह भी मात्रा गैस के पाइप के साथ चली गई। अब देखो उस पाइप में तो 3 गैसें चली गई, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, लेकिन अब हमें तो कौन सी गैस चाहिए थी, अमोनिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पाइप के चारों ओर एक जल का संघनित्र लगा देंगे। जल का संघनित्र जानते हो क्या होता है? देखो मैं कुछ संरचना बताने का प्रयास कर सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा कक्ष है और इसमें से ये एक पाइप है, और ये जो पाइप है बेटा ये ऊष्मा का सुचालक है। और ऊष्मा का सुचालक का मतलब जानते हो ना क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक का मतलब ये शीघ्रता से ठंडा भी हो जाता है और समय पड़ने पर शीघ्रता से गर्म भी हो जाता है, अर्थात ऊष्मा को धारण करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। अब हमने इसके चारों ओर भर रखा है ठंडा जल। अब पाइप के चारों ओर जब ठंडा जल भर रखा है तो क्योंकि पाइप जिस पदार्थ का बना है वो ऊष्मा को अच्छे ढंग से धारण कर सकता है, अतः वह पाइप शीघ्रता से क्या हो जाएगा, ठंडा। अगर शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा तो ठंडा करने पर जो पाइप के अंदर गैसें हैं वो भी ठंडी होंगी, और जब पाइप के अंदर भरी गैसें ठंडी होती हैं तो बेटा उनमें से ठंडी होकर अमोनिया गैस तुरंत द्रव के रूप में बदल जाती है। और जैसे ही द्रव के रूप में बदलती है, देखो हमने यहां इकट्ठा कर रखी है, ये जो गैस भरी हुई है द्रव के रूप में, ये कौन सी गैस है, अमोनिया।
कोई पूछेगा अमोनिया गैस कौन से रूप में है, मैंने एल लिख रखा है, अर्थात लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड अमोनिया बनकर तैयार हुई। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को ठंडा करने के बावजूद भी हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को द्रव के रूप में नहीं बदल सकते। नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्योंकि द्रव के रूप में नहीं बदली, हमने उसे एक अगले पाइप की सहायता से एक पंप पर भेज दिया। अच्छा, पंप जानते हो क्या करता है? पंप करता यह है कि यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को खींचता है। देखो, यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? खींचता है और उस दूसरे पाइप में भेज देता है। यह काम है पंप का। भैया, पंप के यही काम ही होते हैं। तुम्हारे घरों में हैंड पंप लगा होगा, क्या काम करता है? नीचे से पृथ्वी के अंदर से पानी को खींचता है और उसे ऊपर दूसरी पाइप से क्या कर देता है? भेज देता है। तो यही सेम काम इस पंप का भी है कि पंप यहां से गैसों को खींचता है जो गैसें द्रव के रूप में नहीं बदली, अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, और इस पाइप की सहायता से देखो फिर से उसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया गया। कि उत्प्रेरक कक्ष में क्यों भेजा गया? क्योंकि ये गैसें फिर से आपस में क्या करें? अभिक्रिया करें और अमोनिया गैस का निर्माण करें। तो बेटा, इस प्रकार से चित्र की कुछ बातों को समझा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखो मैंने लिखा क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। मैंने विधि में लिखा है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1 और 3 के अनुपात में मिलाकर संपीडक कक्ष में गैसों के मिश्रण का दाब बढ़ाते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाया और संपीडक कक्ष में ले जाकर गैसों के दाब को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसके पश्चात या तत्पश्चात इन्हें उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। हाँ भैया, जैसे ही दाब बढ़ गया उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस अनुकूल परिस्थितियों में, कौन सी अनुकूल परिस्थितियां जान पा रहे हो? उच्च दाब, निम्न ताप, उत्प्रेरक और वर्धक के साथ, हाँ, परिस्थितियों में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस तैयार कर लेती हैं। इस कक्ष से अमोनिया गैस N2 व हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते हैं। हाँ भैया, इससे कक्ष से नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया गैस बाहर गए थे। अच्छा, बाहर गए भी कहां थे? जल संघनित्र में गए थे। जल संघनित्र में अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस तीनों को ही क्या किया गया? ठंडा। ठंडा करने पर अमोनिया गैस तो द्रवित हो गई, अर्थात द्रव के रूप में बदल गई, परंतु नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभी भी द्रव के रूप में नहीं बदली है। अतः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्योंकि द्रव के रूप में नहीं बदली है, इसे पुनः उत्प्रेरक कक्ष में क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। देखो, नहीं बदली, इसको पुनः दोबारा से कौन से कक्ष में भेज दिया गया? उत्प्रेरक, ताकि ये गैसें जाएं उत्प्रेरक कक्ष में दोबारा अभिक्रिया करें और अमोनिया गैस का निर्माण करें। हाँ, थोड़ा सा इस बात के लिए आप आंसर दे सकते हो या समझ सकते हो इस बात को कि आखिर जब हमने यहां ठंडा किया गैसों को, तो अमोनिया ही गैस क्यों द्रव के रूप में बदल गई? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस द्रव के रूप में क्यों नहीं बदली? तो भैया, इसका आंसर है अमोनिया का क्रांतिक ताप जो है वो उच्च होता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो क्रांतिक ताप है वो बहुत ही कम होता है। तो हम करते क्या है, जब इसको ठंडा करते हैं हम लोग गैसों के ताप को अमोनिया के क्रांतिक ताप तक तो ले आते हैं, लेकिन गैसों के ताप को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के क्रांतिक ताप पर नहीं ला पाते हैं, क्योंकि अमोनिया के क्रांतिक ताप तक आ गया है टेम्परेचर, अमोनिया गैस द्रवित हो गई और हमने गैसों का ताप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के क्रांतिक ताप के बराबर या उससे कम नहीं कर पाए। इसीलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को द्रव के रूप में भी बदला नहीं जा सका। तो एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे। ये तो औद्योगिक विधि हो गई। अभी भी अमोनिया गैस को बनाने के कुछ सामान्य उपाय हैं, सामान्य तरीके हैं, उनको पढ़ते हैं। औद्योगिक विधि में तो अमोनिया का निर्माण पढ़ चुके, और भी कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिससे अमोनिया गैस को बनाया जा सकता है, तो क्यों ना उन प्रोसेस को भी पढ़ लें। देखो, अमोनिया गैस को एक और विधि द्वारा बनाया जा सकता है। हम लोग अमोनिया गैस को बना सकते हैं यूरिया से। अच्छा, कोई यूरिया का सूत्र जानते हो ना? क्या होता है यूरिया का सूत्र? NH2CO NH2। अगर आपके पास यूरिया है तो आप यूरिया से भी अमोनिया गैस को बना सकते हो। देखो, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, विक्रिया को देखते हैं और समझते हैं कि यूरिया से अमोनिया कैसे बनेगा। तो बेटा, मैंने यूरिया का सूत्र लिख रखा है NH2
CONH2। और बेटा अगर आपको यूरिया से अमोनिया बनानी है तो आप यूरिया की अभिक्रिया सबसे पहले जल से कराओगे। अच्छा क्या बेटा एक बात बताना हमको, क्या जल को ऐसे लिख सकते हो HOH? अगर आप जल को इस प्रकार से लिख सकते हैं HOH तो फिर इसका मतलब अब आप अभिक्रिया आसानी से करवा सकते हो। देखो अभिक्रिया कैसे कराएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। बेटा CO और NH2 के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा और CONH2 के बीच का ये भी बॉन्ड टूटेगा। अभिक्रिया कैसे करवाएंगे, यहां रखेंगे H और यहां पर रखेंगे OH, यहां पर रखेंगे H और यहां पर रखेंगे OH। कायदे से इस दौरान देखा जाए HOH HOH अर्थात 2 H2O लगे हैं तो भैया अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए 2 H2O लिख लेना। अच्छा अभिक्रिया में होगा क्या, देखो लेफ्ट साइड पे NH3, राइट साइड पे NH3, तो सबसे पहले तो बनकर तैयार हुआ है 2 मोल NH3 अर्थात अमोनिया गैस। और इसके बाद बीच वाले भाग को अगर ध्यान से देखोगे तो ध्यान से ही देखना ही भी पड़ेगा। देखो क्यों देखना पड़ेगा ध्यान से, भैया बीच वाले पार्ट पे जो पदार्थ बनकर तैयार हुआ है H2C और O3, एक पदार्थ बनकर तैयार हुआ है H2CO3। थोड़ा सा कान खोल के ये बात सुनना हमारी। कौन सी बात सुनना, कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में H2CO3 बन जाए तो आप अभिक्रिया के दौरान बने हुए H2CO3 को कभी लिखते नहीं। H2CO3 को लिखना मतलब पाप कर दिया है कोई ना कोई, समझ रहे हो? तो भैया कोई भी पाप नहीं करेंगे। H2CO3 को आप 2 भागों में तोड़िए और सबसे पहला H2O लिखिए और दूसरा भाग क्या लिखिए CO2। तो एक बात यहां पर पहले से समझ कर रख लेनी है क्या, कि अगर अभिक्रिया में कभी कहीं पर और किसी भी अभिक्रिया में अगर H2CO3 का निर्माण होता है तो हम H2CO3 तो कभी नहीं लिखेंगे और उस H2CO3 की जगह पर H2CO3 की जगह पर बेटा हम 2 पदार्थ लिख लेंगे, पहला पदार्थ H2O और दूसरा पदार्थ CO2। अच्छा अगर यहां तक आ गए तो एक बात और सुन लो, अगर आपके अभिक्रिया में कहीं से ये पदार्थ बन गया है NH4OH तो ज्यादातर चांस इस बात के हैं कि आप NH4OH को भी नहीं लिखोगे। NH4OH को आप कैसे लिखोगे, NH3 प्लस H2O। हाँ एक बात और सुन लो, यहां हम H2CO3 और NH4OH लिखेंगे, लेकिन कौन सी परिस्थिति पर ये चीजें लिखेंगे, आखिर कौन सी परिस्थिति पे फिर इन्हें ऐसा ही लिखा रहने देंगे, इन्हें इस रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे। जब आपसे खुद कह दिया जाए कि H2CO3 का ही निर्माण करिए तो फिर आप H2CO3 लिखोगे, अन्यथा कभी H2CO3 लिखना नहीं है। या आपसे कह दे NH4OH का निर्माण करिए तो फिर आप NH4OH लिखोगे। इन 2 ही परिस्थितियों पर आप NH4OH लिखोगे, अन्यथा अधिकांश परिस्थितियों पर आप इनको ब्रेक करके ही लिखोगे। पूछता है क्यों सर जी हमको इसको ब्रेक करके लिखने के लिए कहा है, क्योंकि बेटा ये दोनों ही कंपाउंड स्थायी नहीं है। जैसे ही आप पदार्थों के टेम्परेचर को थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं, सामान्य या न्यूनतम ताप पर तो ये फिर भी कहीं तक ठीक है, लेकिन जैसे ही इनका टेम्परेचर न्यूनतम से थोड़ा सा ही ज्यादा किया, पदार्थ 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया। और अभिक्रियाओं के दौरान अधिकांशतः पदार्थ का टेम्परेचर कुछ हाई हो ही जाता है और हाई हो जाने के दौरान ये पदार्थ अपने अवयवों में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो अभिक्रिया में से ये बात जरूर ध्यान रखना। अच्छा थोड़ा सा और मैं बात एक लिखाना चाहता था कि क्या यूरिया और भी कहीं मिलती है, जैसे यूरिया से तो अमोनिया बना लिया, तो अमोनिया गैस हमको यूरिया से मिलती है, क्या और भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां अमोनिया गैस मिल सकती है? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी से भी अमोनिया प्राप्त होती है, मिट्टी से, और मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, एवं वायु से
ऐसा करें, मिट्टी एवं वायु में भी अमोनिया गैस की अल्प मात्रा होती है। इसका मतलब अमोनिया गैस तो हवा में भी होती है, हाँ बिल्कुल होती है, और मिट्टी में भी कुछ मात्रा में अमोनिया गैस होती है, बिल्कुल होती है। क्या कोई ये व्यक्ति अमोनिया मात्रा में होती है, क्या कोई व्यक्ति ये जान सकता है कि आखिर मिट्टी में अमोनिया गैस कैसे पहुंची? क्या अंदाजा है किसी को? अरे भैया यार, ये सामान्य सी बात है। आपने खेत पर कौन सी खाद को डाल रखा है? यूरिया को। और यूरिया को खाद डालते हो, साथ में पानी भी तो लगाते हो। जैसे ही पानी की सिंचाई किया आपने, यूरिया जो है वो जल द्वारा क्या हो गया? अपघटित हो गया। और अपघटित होकर कौन से पदार्थ का निर्माण किया उसने? अमोनिया। तो क्या यूरिया से आपने अमोनिया नहीं बनाई? अरे बिल्कुल बनाकर तैयार की है। तो आप ये भी बात याद रखोगे कि मिट्टी में भी अमोनिया होती है और वायु में भी अमोनिया होती है। तो इस बात को भैया अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, अमोनिया के निर्माण की और भी विधि है। देखो इस जगह पर, यह फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार रखोगे। कैसा तैयार रखोगे? अगर आपके पास कोई अमोनियम साल्ट है, कोई भी अमोनियम साल्ट है, और उस अमोनियम साल्ट पर अगर आप NaOH या CaOH के होल ट्वाइस की अभिक्रिया करवा देते हो, तो भी 100% चांस है कि आपको अमोनिया गैस बनकर तैयार मिलेगी। तो देखो, एक ये वाली बात भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी अमोनियम साल्ट है और उस अमोनियम साल्ट पर आप या तो NaOH की अभिक्रिया करवा देते हो या CaOH के होल ट्वाइस की अभिक्रिया करवा देते हो, तो आपको बिल्कुल पक्का है कि अमोनिया गैस तो 100% बनकर तैयार मिलेगी ही मिलेगी। और साथ में इसके जो अदर पदार्थ बनकर तैयार मिलेगा वो भी पदार्थ मिलेगा। तो और कुछ अभिक्रिया ऐसी भी देख लेते हैं जिसमें इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हिस्सा दिया गया है, अर्थात जिसमें अमोनिया गैस बनाई गई है। तो भैया उनमें से देखो पहली अभिक्रिया लिखवाते हैं। हमारे पास अमोनियम एक साल्ट है जिसको कहते हैं NH4Cl, इसको अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। और भैया इसकी अभिक्रिया हमने करवा रखी है NaOH से। बेटा ध्यान से देखना अभिक्रिया को, क्या लगता है तुमको Cl किससे अभिक्रिया कर लेगा? Na से। और बेटा अगर NaCl से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला पदार्थ बनाकर तैयार करेगा NaCl। और जरा ध्यान से देखो क्या अब बच रहा है? NH4OH। तो हम जैसे ही NH4OH लिखने गए तभी हमको याद आ गया कि NH4OH तो हमें नॉर्मली आसानी से जल्दी से लिखना नहीं है, हमें NH4OH को क्या लिखना है? NH3 प्लस H2O। तो हम NH4OH को लिख रहे हैं NH3 प्लस H2O। तो इस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक और रासायनिक अभिक्रिया इसी फॉर्मूले पर बेस्ड लिख सकते हैं। देखो इस बार मैंने NaOH से अभिक्रिया करवाई है, अब हम चाहते हैं कोई एक साल्ट ले लेते हैं अमोनियम और अभिक्रिया करवा देते हैं CaOH के होल ट्वाइस से। देखो तो इस बार भैया हमने एक पदार्थ ले रखा है NH4SO4। वैसे इस फॉर्मूले को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जा सकता है NH4 का होल ट्वाइज SO4। अरे वही तो लिखा है, NH4 का होल ट्वाइज लिखा है और साथ में SO4 लिखा है। नाम इसका क्या है? अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया बेटा हम लोग करवाने वाले हैं CaOH के होल ट्वाइस से। तो CaOH का होल ट्वाइस करवा लो भैया अभिक्रिया। अच्छा क्या कहते हो, Ca किससे अभिक्रिया कर लेगा? SO4 से। तो Ca अभिक्रिया कर लेगा SO4 से, CaSO4। क्योंकि कैल्शियम पर होता है डबल पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट पर होता है डबल नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट का लवण बना ला लेंगे।
और इसके बाद मैं क्या देखता हूं, मेरे पास बचता क्या, थोड़ा ध्यान से देखना इसको बेटा। NH4 सामने किससे अभिक्रिया करेगा, OH से। ये NH4 भी सामने किससे अभिक्रिया करेगा, OH से। तो क्या NH4OH के 2 मोल नहीं बन जाएंगे? और अगर NH4OH के 2 मोल बन जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, NH4OH तो हमको लिखना नहीं है, NH4OH की जगह पर हमको लिखना है NH3 प्लस H2। लेकिन क्योंकि 2 मोल NH4OH बना था ना, तो उसके टूटने से 2 मोल NH3 और 2 मोल H2O भी बनेगा। अच्छा, अगर आपने इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रखा था तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिखते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। अगर आपको ऐसी अभिक्रिया से कोई आपत्ति हो रही थी तो आप ऐसे कर सकते थे कि SO4 को इससे मिला लेते Ca से और पहला पदार्थ बना डालते CaSO4 प्लस, बेटा ध्यान से देखना इसको, NH4 का होल ट्वाइस मतलब NH4 के 2 मोल, OH का होल ट्वाइस OH भी 2 मोल, तो बेटा दोनों में से तो 2 कॉमन हो गया, तो बन गया NH4OH, वो भी कितने मोल, 2 मोल। तो उसको फिर से ऐसे लिख सकते थे, 2 मोल NH4OH को लिखते 2NH3 प्लस 2H2O। इस प्रकार से अमोनिया गैस का निर्माण आप इस विधि द्वारा भी कर सकते थे। तो आप इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे कि भौतिक गुणों को पढ़ेंगे और रासायनिक अभिक्रियाएं भी। जल्दी से नोट कर लो, पढ़ा दें, देखो इसको सुनो। अब बेटा अमोनिया गैस के भौतिक गुणों को भी पढ़ लेते हैं। अमोनिया गैस का पहला भौतिक गुण लिखा है, यह रंगहीन परंतु तीव्र गंध वाली गैस है। इसे याद रखना, जो गैसों में से ज्यादातर तो गुण लिखते हैं रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, तुम भी ऐसा लिखना स्टार्ट कर दो। अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है, तीव्र होती है। आप जानते हो कि प्याज में से अमोनिया गैस ही तो निकलती है, तीव्र गंध देती है। हाँ, रंगहीन जरूर होती है, तो रंगहीन है और तीव्र गंध होती है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है, कहता है यह जल में घुलनशील है। हाँ, अमोनिया गैस पक्का जल में घुलनशील होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अमोनिया गैस का अणु जल के अणु के साथ कौन सा बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए अमोनिया गैस जल में घुलनशील भी होती है। एक नॉर्मल अगर मैं बात बताऊं तो 1300 लीटर अमोनिया गैस को 1 लीटर जल में घोला जा सकता है। ये एक अगर देखा जाए अनुपात है, क्योंकि अमोनिया गैस की पानी में घुलनशीलता तो बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड वाटर। क्योंकि अमोनिया और जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अमोनिया गैस बहुत अधिक मात्रा में जल में घुलनशील है। अगर इसका अनुपातिक मान देखें तो 1300 लीटर अमोनिया गैस को सामान्य ताप और दाब की अवस्था में 1 लीटर पानी में क्या किया जा सकता है, घोला जा सकता है। इतने लीटर अमोनिया गैस को 1 लीटर पानी पर घोल सकते हैं, तो ये तो यार बहुत ज्यादा घुलनशीलता की मात्रा है। फिलहाल आगे भैया चलेंगे। लिखा है जल में घुली हुई अमोनिया को, अगर अमोनिया गैस जल में घुली हुई हो तो उसे फिर किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, NH4OH। लेकिन ये इस बात को दिखाता है कि है ये अमोनिया गैस ही, बशर्ते कहां पर घुल गई है, जल में। क्योंकि ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाएं तो अमोनिया मैं मान लेता हूं गैसीय अवस्था में कर लेती है, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए या कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए अमोनिया गैस को पानी पर घोलना ही पड़ता है, और तब हम उसकी जल में घुली हुई अवस्था का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर लिखा है इसकी प्रकृति कैसी होती है। वैसे किसकी प्रकृति, क्षारीय तो कई प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन क्षारीय प्रकृति को सिद्ध करने के लिए भैया मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं एक चित्र बनाकर दिखाता हूं। अमोनिया का संरचना सूत्र तुमने पढ़ रखा होगा। अमोनिया का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार का होता है कि नाइट्रोजन हो गया केंद्रीय परमाणु और इस पर लगे होते हैं 3 बॉन्ड। अब कहोगे सर जी ये क्या बना रहे हो, बेटा इसको डिजाइन को हमको बना लेने दो पहले। अब देखो इसका बनाने का अर्थ क्या है, इसको ऐसा क्यों बनाया गया है। इसका इसलिए बनाया गया कि देखो कक्षा भी 8-10 में तो पढ़ते नहीं हो कि हाई स्कूल का फिगर बनाएं और फिगर बनाते समय हम बॉन्ड एंगल का बिल्कुल भी ध्यान न दें। ये इंटरमीडिएट है भैया, इधर बॉन्ड एंगल छूट गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है वैसे 3, अधिकतम कितनी होती है 4, लेकिन नॉर्मली 3 होती है, तो 3 वैलेंसी को शो कर रहा है। तो देखो इसका अर्थ क्या है, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए होंगे 3। तो देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड कैसे बनाए होंगे, 2 बॉन्ड तो इसने देखो बोर्ड की सतह के साथ बनाए होंगे और 1 बॉन्ड बनाया होगा बोर्ड से कहां की ओर, आगे की ओर। तो जो बॉन्ड बोर्ड से आगे की ओर बन रहा है उस बॉन्ड को मैंने देखो ऐसे बनाया है। तो 3 डायमेंशनल फिगर में 2 बॉन्ड तो बन रहे हैं इसके बेटा बोर्ड की सतह पर, और तीसरा बॉन्ड बन रहा है बोर्ड से कहां की ओर, आगे की ओर। तो उस बोर्ड से आगे की ओर बॉन्ड को दिखाने के लिए मैंने बॉन्ड को थोड़ा सा ऐसा बना रखा है, और ऊपर उपस्थित है लोन पेयर। तो होता क्या है, जब भी किसी धनावेशित स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का मतलब जानते हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की पहले से ही कमी है, अगर किसी ऐसी स्पीशीज से यह अभिक्रिया करेगा तो इसका पास काम क्या है कि ये अपने लोन पेयर को उठाकर तुरंत उसको दान कर देगा। अच्छा, ये दान कब करेगा, क्योंकि खुद इसके पास लोन पेयर है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये उस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को उस स्पीशीज को दे देता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और लुईस के आधार पर जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन के जोड़े को दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं वे प्रकृति में क्षारीय होते हैं। अच्छा, दान भी वही कर सकता है जिसके पास अतिरिक्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो। अब आप दान तो बहुत करना चाहते थे इलेक्ट्रॉनों का, लेकिन सोचो जब इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो दान करेंगे, क्योंकि अमोनिया के सूत्र में नाइट्रोजन परमाणु पर वे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्योंकि उपस्थित हैं, अमोनिया अभिक्रिया के दौरान इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, और जैसे ही वो इन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, अकॉर्डिंग टू लुईस, बेटा ये क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो अगर कभी भी कोई व्यक्ति पूछ भी लेता है आखिर क्यों आपने ऐसा लिख रखा है कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, उसको तुरंत अमोनिया का स्ट्रक्चर बना करके दिखाओ। जैसे ही अमोनिया का स्ट्रक्चर बन जाए उसे ये भी बात बताओ कि अमोनिया पर देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर क्या करता है कि जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज को अपना ये लोन पेयर दान कर देता है और उसके इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर देता है, क्योंकि ये अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को, इलेक्ट्रॉनों के युग्म को, इलेक्ट्रॉन पेयर को, एक और नाम है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। भैया ये सारे नाम इसी के हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये भैया इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों के नाम है, दान कर देता है। अतः इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। ध्यान देने वाली बात है, कोई पदार्थ इन इलेक्ट्रॉन के पेयर को ग्रहण भी तो कर रहा होगा, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन के पेयर को ग्रहण कर रहा होगा वो अम्लीय प्रकृति कहा जाएगा लुईस के आधार पर, लेकिन उसकी बात बाद में होगी। अभी अमोनिया की बड़ाई कर रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे। अंत में लिखा है इसकी संरचना पिरामिडी होती है। अरे बिल्कुल बेटा पिरामिडी है। अच्छा, पिरामिड होता कैसा है तुम जानते हो ना, पिरामिड ऐसे ही चोटी के आकार का तो होता है, 3 तरफ से चोटी बनी होती है, यही पिरामिड हो गया। तो भैया पिरामिड के आकार का है, इसीलिए हमने उसको बनाकर तैयार किया है। अगर कोई पूछता भी है इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, तो याद रखना, लिख के आ जाना, इस संरचना को हम बोलते हैं पिरामिडीय संरचना या पिरामिडीय आकृति। तो आप एक काम करोगे, इसको जल्दी से नोट करोगे, और बाकी की जो घटनाएं रह जाती हैं अमोनिया गैस में, इसको पढ़ लेंगे हम लोग अगली क्लास में।